नमस्कार आदाब, मैं हूं जावेद हुसैन। एक बार फिर मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त एक बेहद खास चर्चा के साथ, जो चर्चा इतना खास है कि जिसका असर दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर बिहार के सत्ता के गलियारों तक और खास तौर से बिहार के एक जिला सिवान के पे खासा असर पड़ रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है तो एम-वाई समीकरण पर, यानी कि इसका सीधा असर आरजेडी पर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और ये बेहद खास क्यों है ये चर्चा, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। और अभी हाल के दिनों में जो मामला हुआ है उसी चर्चा को लेकर हम आपसे बात कर रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। 1 मई को 12:39 के आसपास दिल्ली के डीजी तिहाड़ जेल ने मीडिया को यह जानकारी दी थी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन कोविड संक्रमित होने से उनकी मौत हो गई है। और उसके बाद दिल्ली से लेकर बिहार और बाकी दूसरे राज्यों में भी जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक और जो उनके परिवार के लोग हैं, यूं मानो कि जैसे पूरा सन्नाटा फैल गया। 1 मई 2021 से लेकर 3 मई 2021 यानी कि 3 मई के दोपहर तक, जब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन को सुपुर्द खाक नहीं किया गया था, उससे पहले तक का क्या मंजर था, किस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहिब, जिनको जूनियर शहाबुद्दीन भी कहा जाता है, और उसामा साहब यानी कि शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन को साहब कह के भी कॉल किया जाता था, और शेर सिवान भी कहा जाता था मोहम्मद शहाबुद्दीन को। और यूं कह लें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को बाहुबली और यहां तक कि AK-47 सब्बू के नाम से भी उनको कॉल किया जाता था। लेकिन बिहार का ये बाहुबली और 4 बार आरजेडी से सांसद और 2 बार विधायक, जिसमें 1990 में मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं वो निर्दलीय विधायक बने थे। उसके बाद 1995 में वो जनता दल, जो कि उस वक्त जनता दल होता था, तो जनता दल के टिकट से 95 में वो एक बार दोबारा इलेक्शन उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद वो बन गया विधायक और उसके बाद से वो सीधा लालू प्रसाद, जो कि उस वक्त बिहार के एक बहुत बड़े नेता, एक मास लीडर के तौर पर थे जनता दल के, उसके बाद वो उनसे कनेक्ट हो गए। लेकिन शहाबुद्दीन का लगातार जो दबदबा था, जो उनका एक शोहरत था, उनका एक जो नाम था, उस पर कुछ फिल्में भी बनी। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन जो 3 मई 2021 को दिल्ली के आईटीओ के कब्रिस्तान पे उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया, उसके बाद से लगातार इस बाहुबली का जो मामला है वो उठता चला जा रहा है। मामला सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया है और जानकारों का यह कहना है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव एम-वाई समीकरण की हमेशा बात करते थे, उस पे कहीं ना कहीं सिवान के जो लोग हैं अब उस समीकरण को कहीं ना कहीं ठहराव देने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों में काफी नाराजगी है और लोगों का यह कहना है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को उनकी जमीन क्यों नसीब नहीं हुई। लालू प्रसाद यादव ने आरोप है कि उन लोगों ने, आरजेडी के लोगों ने, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और दूसरे बड़े जो लीडर हैं, उन्होंने मोहम्मद शहाबुद्दीन को सिवान तक लाने की कोशिश क्यों नहीं की। 1 मई और 3 मई के बीच जब मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई, वो कोविड से उनकी डेथ हो गई, डीजी तिहाड़ की तरफ से ये इंफॉर्मेशन आ गई मीडिया में, उसके बाद से जो उनके समर्थक थे, उनके जो लोग थे, उनमें खासा नाराजगी आ गई। और खास तौर से जो उनके बेटे उसामा बिल्कुल टूट गए। लेकिन इस बीच भी उसामा के साथ सत्ता के गलियारों यानी कि आरजेडी और दूसरे जो नेता थे वो तो साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो उसामा के साथ हर पल उसके साथ मौजूद थे, उसके हर एक सुख दुख में, चाहे वो मजिस्ट्रेट तक जाना हो या फिर पुलिस प्रशासन तक या फिर डीडीयू अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन तक, हर पल वो लोग उसामा के साथ बने रहे। और ऐसे में जो उसामा, जिनके पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिन्हें एक बाहुबली नेता भी कहते हैं, और उनका बेटा किस तरीके से एक मजबूर होकर डीडीयू अस्पताल में, कई तस्वीरें ऐसे आई कि वो अपने आप को बेसहारा महसूस करने लगा। वो लगातार उसामा की कोशिश थी, जो जानकार कहते हैं कि वो अपने पिता को सिवान दफनाना चाहते थे, मतलब सुपुर्द खाक जो है वो सिवान करना चाहते थे। लेकिन लगातार कोशिश के बाद भी जो है वो जो मोहम्मद शहाबुद्दीन है, उनके शव को वहां तक जाने की परमिशन नहीं दी गई कोविड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसे में हमारे साथ फैजी रहमान है, जो कि उसामा साहब के बिल्कुल खास और उस वक्त हर पल उनके साथ थे, कदम से कदम मिलाकर जो है फैजी रहमान थे हमारे साथ।
फैजी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो उसामा साहब हैं, जो जिनको अब लोग शाहबुद्दीन की नजर में देख रहे हैं, उनको दूसरा शाहबुद्दीन मान रहे हैं, 1 मई से लेके 3 मई तक का वो मंजर जब उनको दफनाया गया, किस तरीके से भागदौड़ कर रहा था उसामा। कई कई खबरें आई कि उसके नाम का फर्जी ट्विटर अकाउंट हैंडल खोल दिया गया। उसके बाद उसामा हर लोगों को अप्रोच कर रहा था मदद के लिए कि जो उसकी मदद करे, लेकिन ऐसे में अमानतुल्लाह खान जो कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं और दिल्ली के विधायक भी हैं ओखला से, और इमरान प्रतापगढ़ी जो कि एक मशहूर शायर भी हैं और नेता भी हैं, वो सिर्फ वहां पे दिखाई दिए। तो फैजी, आप बेहद करीब थे, तो वो मंजर क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। आप अपने जुबान में जो आपने देखा वो अपने जुबान में बयां कीजिए कि किस तरीके से उसामा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। कई ऐसे जो लीडर्स हैं, पप्पू यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, या जो भी टॉप के लीडर्स, हर किसी का कॉल आपके पास भी आ रहा था। क्या था वो मंजर फैज? शुक्रिया जावेद भाई। जैसे हम लोगों को पता चला कि 23 अप्रैल को हॉस्पिटल में उनको कोविड वार्ड में डाल दिया गया है और उनको कुछ इंजेक्शन जो कि हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है उसके लिए कि बाहर से इंजेक्शन लाके देने के लिए बताया गया। वो इंजेक्शन बेसिकली उस टाइम में दिल्ली में मिल नहीं रहा था, फिर भी उसामा और उनके एक भाई और हम लोग मिलके सारे ढूंढ के जैसे भी करके अवेलेबल करा के हम लोग रात के 2 बजे जाके हॉस्पिटल में हमने इंजेक्शन दिलवाया। उसके बाद रेगुलर हम हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े रहते थे, हॉस्पिटल में ही रहे। जो भी डॉक्टर से, जो वहाँ के सीएमओ हैं, उनसे बातचीत हुई और तबीयत 2-3 दिन तक नॉर्मल थी, नॉर्मल आईसीयू में थे। अचानक 27 तारीख को उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। उसके बाद लगातार उनकी तबीयत और दिन प्रतिदिन खराब होते गई। उसके बाद 1 तारीख को 12:40 पे उनका इंतकाल हो गया। बीच में 1 तारीख को सुबह 8:30 बजे मीडिया में ये खबर फैल गई कि उनका इंतकाल हो गया है, जिसका खंडन मैंने खुद अपने फेसबुक लाइव से किया कि नहीं, अभी वो वेंटिलेटर पे है और वो ठीक, उनकी सांस चल रही है। मगर उनका इंतकाल हो गया 12:40 पे 1 मई को। रहमान, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 1 मई जब आधिकारिक तौर पर तिहाड़ जेल के जो डीजी हैं संदीप गोयल, उनकी तरफ से मीडिया को ये जानकारी दी गई कि जो अस्पताल यानी कि डीडी हॉस्पिटल की तरफ से ये इंफॉर्मेशन दी गई है डीजी तिहाड़ प्रशासन को कि मोहम्मद शाहबुद्दीन की डेथ हो गई है। हालांकि उससे पहले यानी कि 30 अप्रैल और 1 मई 10:30 बजे तक लगातार सोशल मीडिया पे ये खबर तेजी से आग की तरफ फैल गई कि मोहम्मद शाहबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि आधिकारिक तौर पे 12:39 यानी कि 12:40 के आसपास ये डिक्लेयर किया गया। लेकिन ये जो मंजर था, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी आप लोगों को, क्योंकि परिवार के बेहद आप करीब थे, हर पल उसामा के आप करीब थे। उसामा ने उस वक्त क्या वो महसूस कर रहा था और आप क्या इस बीच क्या बातें हुई आपसे, मतलब किस तरीके की चीजें, एक बाहुबली, एक सांसद का बेटा किस तरीके से अपने आप को मतलब बिल्कुल बेसहारा महसूस कर रहा था? देखिए, उनका इंतकाल जो हुआ 12:40 में, उस वक्त हम मौजूद थे हॉस्पिटल के सीएमओ के रूम पे और सीएमओ से हम बात ही कर रहे थे, तभी पता लगा कि अब जाके इंतकाल हुआ है। वो उसामा जो है वो शाहबुद्दीन का बेटा है, वो नॉर्मल टूटने वाला लड़का नहीं है। हाँ, पिता का निधन होने के बाद कोई भी टूट जाता है, वो भी अंदर से टूटा, लेकिन बाहर से कहीं हमें दिखाने को नहीं मिला कि वो टूट गया है। और उसके बाद जो मरने के बाद जो हॉस्पिटल की प्रक्रिया होती है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया और उसमें 1 घंटा लगा। उस प्रक्रिया हॉस्पिटल का कंप्लीट होने के बाद जब हॉस्पिटल ने अधिकारी ने बोला कि सीजीएम कोर्ट से एमएम आएंगे और डेड बॉडी को देखने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, तो वो 1 बजे के बाद से लेके शाम के 7:30 बजे तक हम लोग हॉस्पिटल के अंदर बाहर करते रहे, वेट करते रहे। तब जाके 7:30 से 8 बजे वो आए और उन्होंने उसामा का बयान लिया और बयान लेने के बाद कल का उन्होंने ऑर्डर दिया कि कल पोस्टमार्टम करने के लिए। तब जब कल होकर के हम 2 तारीख को सुबह में वहां पहुंचते हैं और हॉस्पिटल के डॉक्टर से, क्योंकि 2 मई को 1 तारीख को जब 8 बजे एमएम आए थे मजिस्ट्रेट और उन्होंने जब ये किया कि पोस्टमार्टम करने के लिए, तब डॉक्टर हॉस्पिटल के जा चुके थे। तो फिर नेक्स्ट डे का हो गया कि 2 तारीख को इनका मॉर्निंग में पोस्टमार्टम होगा।
फिर जब हम 2 तारीख को 10 बजे हम लोग वहाँ हॉस्पिटल के मॉर्चरी में पहुंचे, वहाँ डॉक्टर से जाके मिले, तो डॉक्टर ने हमें बताया कि ये कोरोना पॉजिटिव थे और जो प्रोटोकॉल है इंडियन गवर्नमेंट का और दिल्ली गवर्नमेंट का कि कोरोना पेशेंट का पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो इस वजह से उनका वो दिन, पूरा दिन हम लोग वहीं मॉर्चरी के बाहर बैठे रहे। 1 मई की बात कर रहे हैं? 2 मई की बात। जी जी जी, लगातार हम बैठे रहे और इंतज़ार करते रहे कि मतलब अब वो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि जज जो है फिर वो डिसाइड करके बताएंगे कि होगा या नहीं होगा, पोस्टमार्टम होगा कि नहीं होगा। फिर उसी दिन रात को 10 बजे सीजीएम कोर्ट से ऑर्डर आता है कि कल मतलब 3 तारीख को, 3 मई को पोस्टमार्टम होगा। फिर नेक्स्ट डे कल 3 तारीख को सुबह में 10-11 बजे से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रक्रिया शुरू होने के बाद वो 1 बजे तक पोस्टमार्टम कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर आप लोग ने भी देखा होगा, मीडिया में भी देखा होगा कि वो ओसामा और शहाबुद्दीन साहब की वाइफ हिना साहब चाहती थी कि उनका शरीर जो है वो सीवान ले जाया जाए, वहीं उनकी मिट्टी हो, दफन वहीं किया जाए। मगर जो दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है कि कोविड पेशेंट अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो उसको दिल्ली में ही दफन किया जाता है। तब उन्होंने एक डिमांड किया था कि कम से कम दिल्ली में अगर है तो शाहीन बाग हमें दे दिया जाए, शाहीन बाग कब्रिस्तान, शाहीन बाग कब्रिस्तान में किया जाए। तब उन्होंने मना, वहाँ जो ये थे पुलिस प्रशासन थे, उन्होंने कहा कि कोरोना का प्रोटोकॉल में, कोविड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही हम जो है उनका मिट्टी जो है आईटीओ कब्रिस्तान में करेंगे। रहमान साहब, जब मोहम्मद शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल से डीडीयू अस्पताल में दाखिल कराया गया, एडमिट कराया गया 20 तारीख को, जो आधिकारिक तौर पे कहा गया, तो क्या उससे पहले ये जानकारी कि 20-25 दिनों तक जब वो तिहाड़ जेल में थे तो इस बीच किसी भी कैदी को, चाहे वो छोटा राजन हो या दूसरे कैदी हो, उनको नहीं मिलने दिया गया? एम्स में भेजा जा रहा है तो कोई भी सवाल पूछेगा, मैं शहाबुद्दीन हूँ, ये नाम सुनने के बाद लोगों में एक अलग सी ताकत, लोग कहते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि शहाबुद्दीन ना हिंदू के थे ना मुसलमान के थे, वो सब के लिए थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन 3 मई को शाम के वक्त उनको दिल्ली के आईटीयू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उस वक्त का क्या मंजर था, क्योंकि वो उनकी आखिरी विदाई थी रहमान? उस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस प्रशासन ने सिर्फ 20 लोगों का ही परमिशन दिया था और हम लोग सिर्फ 20 लोग ही वहाँ से हॉस्पिटल से चले थे मिट्टी देने के लिए, लेकिन उनके चाहने वाले वो पहले से अवेलेबल हो गए वहाँ पे, और न जाने मिट्टी होने के बाद भी लोग आके रो रहे हैं। आज तक कॉल आ रहा है कि मैं आज उनके कब्र पे गया था। बताया जा रहा है कि नारा भी लगा था आरजेडी के खिलाफ, इतनी नाराजगी है आरजेडी को लेकर? देख, आरजेडी के खिलाफ वाजिब है नाराजगी, क्योंकि आरजेडी, हाँ ये मैं भी मानता हूँ, इसलिए कि आरजेडी सिर्फ लालू का नहीं था, जितना लालू प्रसाद का था उतना ही शहाबुद्दीन का था, इतना मानते थे। और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा लाइक तेजस्वी यादव थे, तो तेजस्वी यादव को एज ए बड़े भाई के नाते कम से कम कब्रिस्तान आना चाहिए था। हॉस्पिटल कोविड वार्ड है, चलिए कोरोना संक्रमित हो सकता है, वहां डर है लोगों को, नहीं गए, कोई नहीं, कम से कम कब्रिस्तान आके गाड़ी में बैठ के ही मिल लेना चाहिए था, तेज प्रताप को मिलना चाहिए था। खैर ये घरेलू मसला है, आपस के घर का है उनके, और आरजेडी उनकी पार्टी है। मैं आपको बता दे रहा हूं फिर आज भी कि जितना लालू प्रसाद की पार्टी है आरजेडी, उतना ही शहाबुद्दीन की पार्टी है, जितना तेजस्वी यादव की पार्टी है उतना ही ओसामा की पार्टी है। शहाबुद्दीन साहब ने एक चीज कहा था कई चैनल्स के इंटरव्यू में कि मैं ये कहकर जाऊंगा कि सांसों ने मुझे हरा दिया, किसी जमहूरियत ने मुझे नहीं हराया। और आज भी जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन कोविड से संक्रमित हुए, उनकी मौत हुई, उनको सपुर्दे खाक जो है वो दिल्ली के आईटीयू कब्रिस्तान में किया गया। कितना फर्क पड़ा है, लगातार राजनीतिक गलियारों में ये चीजें आ रही हैं कि MY समीकरण, सिवान से भी लगातार लोगों का, जो हर लोग, क्योंकि हालांकि जो विपक्ष या कई लोग ऐसे हैं जो शहाबुद्दीन को जो पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका एक बाहुबली नाम उनका था, लगातार उन पे कई मामले थे, 30 जो आपराधिक मामले उन पे दर्ज है, मतलब 3 दर्जन से ज्यादा। और 99 यानी 1990 से वो राजनीति में आ गए।
तो लोग अब जो है कहीं ना कहीं आरजेडी का एक मुस्लिम चेहरा, बड़ा चेहरा था मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो यूं कह लें कि लोग कहते थे कि आरजेडी का जो है शहाबुद्दीन, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन है वो रीढ़ की हड्डी है। तो ऐसे में क्या अब लोगों की नाराजगी आ रही? कई लोग ऐसे हैं जो पता चल रहा है कि लोग आरजेडी से इस्तीफा दे रहे हैं। लगातार तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव ट्वीट करके उन्होंने कहा कि वो शहाबुद्दीन, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से बहुत ज्यादा सिंपैथी रखते हैं, वो ओसामा के बिल्कुल साथ हैं, हर पल उनके मौजूद हैं। लेकिन सपुर्दे खाक जब किया गया तो उस वक्त तो कोई नहीं दिखा। देखिए, जब उनके बारे में जैसे पता लगा कि वो बीमार हैं और कांग्रेस नेता इमरान प्रताप घरी, उनको पता लगा, वो 2-2 बजे रात तक उनकी खैरियत के लिए फ़ोन करते थे, हमेशा कांटेक्ट में रहते थे और पूछते रहते थे, कोई भी ज़रूरत हो ओसामा से बात किया, रेगुलर वो टच में रहे। उनके सिवा कोई भी एक हमेशा बीच में लालू प्रसाद की बेटी मिशा भारती, वो रेगुलर टच में थी, वो पहुंचती थी, लेकिन वो सिर्फ फ़ोन पे ही मिशा भारती जो है वो उन्होंने जो भी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उनसे जो मदद चाहिए था, जो एक्सपेक्टेशन था उनसे, वो ऐसा नहीं मिला हम लोगों को। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनका भी फोन लगातार आ रहा था ओसामा के पास एक उनकी मौत के खबर के बाद मदद के लिए। हाँ, नीतीश कुमार का हैना शहाब के पास फ़ोन आया था और ओसामा के पास भी आया था उनसे सहानुभूति के लिए, लेकिन उस सदमे में ऐसा था कि कोई उस वक्त में बात नहीं कर पा रहा था। और भी कई नेता का फ़ोन आ रहे थे, पप्पू यादव जी का फ़ोन आ रहा था, एमआईएम के इम्तियाज जलील ने, उनका फ़ोन आया, सभी का फ़ोन आया, लेकिन जब वो बीमार थे, परेशान थे, तब ये नेता लोग घर में थे, तब कोई नहीं आ रहा था। जब बीमार थे तो कोई भी खैरियत, उनका हालचाल पूछने के लिए फ़ोन नहीं कर रहा। तब सिर्फ और सिर्फ एक इमरान प्रताप गढ़ी वही खैरियत ले रहे थे, हर सुख दुख के साथ खड़े हुए थे, बाकी कोई नेता, कोई पॉलिटिकल ये नहीं। दूसरा एक मिशा भारती, ये फोन पे कॉल करके खैरियत लेती थी। ये क्या ये बात सही है? हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप उस वक्त दिल्ली में थे जब उनको सपुर्द खाक किया गया। जैसा कि पता है कि शहाबुद्दीन साहब जब इंतकाल किए उसके एक दिन पहले लालू प्रसाद जो है वो एम्स से अपने घर लौटे थे, तो वहीं पे जो आरजेडी के लोग हैं सबों ने बताया कि तेज प्रताप, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी सब यहीं दिल्ली में यहाँ उनके आवास पे हैं। लेकिन तो कोई मिलने नहीं आया, क्योंकि हो सकता है कोरोना का तेज ये है, और क्योंकि हॉस्पिटल भी 100% कोरोना ही का था, तो कोरोना के डर की वजह से भी नहीं आए होंगे, तो नहीं आए उन्होंने। 3 मई जिस दिन बॉडी जो मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो बॉडी है वो परिवार वालों को, यानी आप जो मिलने वाले तमाम लोग, करीबी जो सपोर्टर्स थे उनको प्रशासन की तरफ से हैंडओवर किया जाना था। उससे कुछ वक्त पहले क्या ओसामा से आपकी कोई बात हुई, या 2 मई और या 1 मई उनकी मौत की खबर के बाद, क्या रात में या कुछ ऐसा ओसामा ने आपसे कहा कि जो आप हम लोग से शेयर कर सकते हैं, कि मतलब एक बाहुबली, एक 4 बार का सांसद, 2 समय का विधायक, एक बड़ा नाम, मतलब लोग कहते थे सिवान का मतलब शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मतलब ये भी कहते हैं कि जानकार ये कहते हैं कि जब मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने घर से अपनी गाड़ी से अकेले निकलते थे, या उनके साथ एक गाड़ी और होती थी, जो उनके साथ के जो लोग होते थे जो हथियार से लैस होते थे, तो शहाबुद्दीन के निकलने के बाद अमूमन उनकी कारवां बनती चली जाती थी। धीरे धीरे देखते देखते 2 गाड़ी से वो 30, 40, 50 ऐसे गाड़ियां हो जाती थी, और लास्ट में उनको मना करना पड़ता था कि नहीं आप लोग अपने अपने घर जाओ। तो इस तरह की शख्सियत रखने वाला एक शख्स, इतना बड़ा नाम, तो उनका जो बेटा है ओसामा, वो कैसा उसका वक्त रहा 1 से लेकर 3 मई के बीच? क्योंकि लगातार ये जानकारी मिल रही कि परिवार चाहता था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने जमीन पर, शहाबुद्दीन प्रतापपुर जो उनका गांव है, वहां उनको सपुर्द खाक किया जाए। वो इस हक में नहीं थे कि दिल्ली में। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि शहाबुद्दीन जो है वो शेर थे, उनका बेटा ओसामा साहब है, वो भी उन्हीं का बेटा है। तो मैं आपको, क्योंकि मैं कंटिन्यू साथ में था, मैं बता दूं वो अंदर से टूट गया था। किसी के फादर का डेथ होता है तो टूट जाता है, मगर बाहर से फील नहीं होने दे रहा था हम साथ में रहने वालों को भी कि हम टूटे हुए हैं। वो नॉर्मल रह रहा था, नॉर्मल प्रक्रिया, जैसे एक फादर के मरने के बाद बेटा को हॉस्पिटल में जो प्रक्रिया, जो मुसीबतें झेलनी होती है, वो था। हमें परेशानी हो रही थी क्योंकि एक जो 4 बार के सांसद, 2 बार के विधायक, उनके डेथ बॉडी को
और 3-3 दिन एक मॉर्चरी में रखा जा रहा है, तो एक नॉर्मल इंसान का क्या हो रहा है? या नॉर्मल इंसान का तो कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। हिना साहिब से कोई बात हो पाई या उन्होंने कुछ कहा, ऐसी कोई मतलब आप शेयर कर सकते हैं, या उन्होंने अपने बेटे को समझाया या कुछ एक दिलासा? क्योंकि एक माँ है, सांसद की पत्नी होने के साथ साथ वो एक माँ भी है, और ओसामा एक सांसद के बेटे होने के नाते उनकी माँ भी लोकसभा कैंडिडेट रह चुकी, उम्मीदवार रह चुकी हैं, तो वो एक बेटा थे, तो क्या एक माँ ने क्या कहा अपने बेटे नहीं, हिना साहब से तो, क्योंकि जैसे ही हमारे इस्लाम के शरीयत में है कि अगर शौहर इंतकाल हो जाते हैं तो औरत इद्दत में चली जाती है, तो हम लोग तो उनके पास जाना आना नहीं करते थे, मगर 1-2 बार हॉस्पिटल में वो जब इंतकाल हो गए थे तो मैयत को देखने आई थी, मगर उनसे कुछ इस तरह का, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं था कि हम क्या बात करें, हम लोग सब गमगीन थे, सबका खुद दिल फटा हुआ था रो रो के, तो इस वजह से इस तरह से कोई भी बात हो ना सकी हमसे। ये बात भी सच है क्या कि प्रशासन इस बात से भी डर रहा था कि एक बाहुबली सांसद, अगर हम शाहीन बाग भी परमिशन देते हैं या शाहीन बाग ना देके अगर उनको प्रतापपुर जो उनका घर है, जो उनका जहाँ से वो उनका घर है, उनके लोग हैं, अगर हम वहां जाने की भी परमिशन देते हैं तो अमून और वहाँ हजारों की तादाद में लोग आ जाएंगे जो कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा नाम है। इस बात का भी डर था? वो 100% डर था। इसी वजह से शायद बिहार सरकार और दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया कि उनको वहाँ नहीं भेजा और सिवान नहीं भेजा, या दूसरा हो सकता है कि वहाँ 5-10 लाख, क्योंकि जब 2016 में सिर्फ जेल से निकले थे घर आने में तो लगभग 1300-1400 गाड़ियाँ थी। आज उनका इंतकाल हो गया है, तो उनके चाहने वाले आज के टाइम में पूरे हिंदुस्तान में उनसे बड़ा कोई फैन फॉलोअर उनसे ज़्यादा किसी का नहीं है। उनके समर्थक अब नाराज क्यों हो रहे हैं? वो क्यों MY समीकरण पे सीधा वार कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि वो RJD के रवैये से नाराज हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि लालू यादव या उनके बेटों ने ठीक नहीं किया? मतलब किस बात की नाराजगी है? देखिए, उनका समर्थन की नाराजगी जायज है। उनका था कि कम से कम तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव हॉस्पिटल में आ जाते। अगर हॉस्पिटल में नहीं आए तो कम से कम जहां जनाजा हुआ है, मिट्टी हुई ITO कब्रिस्तान, वहां आना चाहिए था, वहां नहीं आए वो। लेकिन फ़ोन पे जिस दिन उनकी मिट्टी हो रही थी, मैं खुद गवाह हूँ, लालू जी का लगातार हर आधे घंटे पे फ़ोन आ रहा था। रेगुलर कैसे कर रहे हैं? उन्होंने दिल्ली के कमिश्नर से भी बात किया, शायद उनकी नहीं सुनी जा रही हो। लालू यादव ने खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की? हाँ, वो दिल्ली किस मामले को लेकर? ये जो पोस्टमार्टम होने के बाद जो कब्रिस्तान जो जनाजा को रोक रखा था, इस वजह से कि वो लोग चाह रहे थे कि फिर दूसरा कोई कब्रिस्तान जो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के साथ में है, उत्तम नगर के तरफ, उधर ले जाने के लिए दिल्ली पुलिस चाह रही थी। तो परिवार वालों ने बोला कि कम से कम ITO कब्रिस्तान में किया जाए, इनके मिट्टी वगैरह हो। तो इस रिगार्डिंग लालू प्रसाद जी भी लगातार फोन पे थे, मैं गवाह हूँ उसका, मेरे सामने ही बात हो रही थी। लालू प्रसाद यादव के अलावा और किन किन पार्टी के बड़े लीडर्स का फोन आया और क्या क्या मतलब लोगों ने सपोर्ट किया या क्या कहा? बदरुद्दीन अजमल जो है आसाम के, उनके पार्टी के दिल्ली प्रदेश से आए हुए थे, कुछ MIM के आए हुए थे, कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी तो फर्स्ट डे से का भी नाम बता रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी का भी फोन आया था। असदुद्दीन ओवैसी का आया था, और दूसरा इम्तियाज MP महाराष्ट्र के जो है इम्तियाज जलील का, उनका भी 2-3 बार फोन आया था। तो सब मतलब फोन पे ही बात कर रहे थे नॉर्मली। लेकिन लालू जो है वो, लालू प्रसाद यादव जी वो एक्टिव थे, लेकिन हो सकता है कि उनसे ना हो पाया हो या उनकी पुलिस ने नहीं सुनी हो, वो अलग है। लेकिन नाराजगी क्यों है लोगों में, सीवान के लोगों में खासतौर से, या जो दूसरे मुस्लिम्स जो हैं, कई ऐसे लीडर्स हैं जो बिहार के, जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया इसके बाद? सीवान के लोग या बिहार के लोग इसलिए नाराज है कि ये जो शहाबुद्दीन साहब जो अब इस दुनिया में ना रहे, उन्होंने 17 साल एक कमिटमेंट जो लालू प्रसाद का था, जिसके वजह से उन्होंने आज तक पार्टी न छोड़ा और जेल में रहना पसंद किया, जबकि उनको नीतीश कुमार से और भी अदर पार्टियों से अच्छा ऑफर आया था कि आप मतलब आप बाहर आ जाइए, आप पार्टी छोड़ दीजिए, आपको ये पोस्ट दे देंगे, आपका केस हटा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने एक बार जो हमने कमिटमेंट किया है लालू प्रसाद से, तो हम कभी पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने न्यायिक जांच की मांग की है।
कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है, उनके मौत को भी लेकर समर्थक भी उठा रहे हैं और राजनीति के सत्ता के जो गलियारे हैं वहां पे भी आवाज उठ रही है। पप्पू यादव से लेकर, पप्पू यादव कह रहे हैं कि जो उनकी पत्नी है उनको राज्यसभा सांसद बनाया जाए और जो उनके बेटे उनको एमएलसी बनाया जाए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के सीएम केजरीवाल से उन्होंने आग्रह किया था कि उनके जो उनकी बॉडी उनको बिहार जाने दिया जाए। देखिए, सवाल तो उठता है कि एक जो 4 बार का सांसद और 2 बार विधायक, जो संवैधानिक पद पे भी रहा हुआ हो और उसके साथ में एक दूसरा जो एक आतंकवादी हो, अगर वो कोविड पेशेंट होता है तो छोटा राजन को आप एम्स में भेजा जाता है और जो 4 बार का सांसद है उसको आप एक छोटे से दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भेजते हैं, तो सवाल तो उठेगा ही। और वहाँ बहुत ऐसे इक्विपमेंट जो एम्स में सुविधाएं थी वहाँ नहीं थी, क्योंकि शहाबुद्दीन जो उनका एज, ये आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि छोटा राजन को वहाँ पे एडमिट किया गया। और आरोप तो ये तो जग जाहिर है, कोई भी सोच सकता है कि अगर एक 4 बार का सांसद, 2 बार का विधायक, उसको एक छोटे हॉस्पिटल में डाला जा रहा है। ये थे हमारे साथ फैजी रहमान, जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहिब के साथ अप्रैल से लेके उनको सुपुर्द खाक करने तक हर वक्त उनके साथ थे। और जब वो सिवान रवाना हुए 4 मई को, तो उस वक्त भी दिल्ली में वो उनके साथ थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों में नाराजगी है, खासतौर से आरजेडी को लेकर, और सिवान में लोगों ने एक मुहिम छेड़ दिया है M22 समीकरण के खिलाफ, जो कि लालू प्रसाद यादव का एक कॉल होता था चुनाव के वक्त कि मुस्लिम यादव साथ साथ। लेकिन अब ये देखना है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद ये जो मामला है ये कितना गरमाएगा सत्ता के गलियारों तक, और कैसे लोगों को लालू प्रसाद यादव अब समझा पाएंगे। लेकिन लोगों में काफी नाराजगी है, और खास तौर से जिस तरीके से सबकी ये चाहत थी, जो उनके समर्थक थे, उनके रिश्तेदार थे, कि लालू प्रसाद यादव के परिवार का कोई भी एक शख्स उस वक्त दिल्ली के आईटीओ कब्रिस्तान पे जरूर रहता और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा के कंधे पे एक हाथ जरूर हमदर्दी या एक सपोर्ट का रखता कि वो उनके साथ है। सिर्फ उनका कहना है कि ट्वीट कर देने से और फोन कर देने से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार के सिवान का एक बाहुबली, और जिसे शेर सिवान भी कहते हैं, और लोग प्यार से साहब कह के कॉल करते थे। और आज भी अगर कोई आम लोग अगर सिवान के हैं या सिवान से सटे दूसरे जिलों से, तो वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम के साथ साहब जरूर जोड़ते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरीके का राजनीति में और आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलता है। फैजी रहमान से हमारे बात करने का मकसद ये था कि किस तरीके से उसामा साहिब, जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे, वहां पे किस पल अपने आप को महसूस कर रहे थे। वो फैजी रहमान ने बताया कि किस तरीके से उसामा अपने आप को पूरी तरीके से मजबूत और एक चट्टान की तरह वो खड़ा था, और लगातार जिस तरीके से जो एक प्रेशर आ रहा था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो शव है उनको सिवान नहीं ले जाने दिया जाएगा कोविड प्रोटोकॉल से, सारी चीजों को झेलता हुआ उसामा साहिब जो है वो खड़ा रहा। और आखिर में जो फैजी रहमान और इनके साथ तमाम जो लोग थे वो हर पल उसामा के साथ रहे। अब देखना यह है कि जो लालू प्रसाद यादव है या उनके परिवार के जो बाकी नेता हैं वो उनका क्या रवैया होता है। लेकिन लगातार राजनीति की जो गलियारे है, जो सत्ता का जो गलियारा है, आरजेडी से लेकर जो बिहार तक या दिल्ली की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन बाहुबली और 4 बार के सांसद और 2 बार के विधायक रह चुके मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो अपनी मौत के बाद भी अपना दबदबा, अपना जो एक रुतबा है वो कायम कर रखा है, क्योंकि वो गरीबों के रॉबिन हुड भी कहे जाते थे। और जो गरीब लोग हैं बिहार के, सिवान के और गोपालगंज और छपरा, ये जो जिला है, यहाँ के लोग आज भी मोहम्मद शहाबुद्दीन को बहुत पसंद करते हैं, और जिसको लेकर खासा नाराजगी चल रही है। लेकिन फैजी रहमान ने बताया कि किस तरीके से उसामा बिल्कुल मजबूत दिखे, और वो उनका कहना है कि जिस तरीके से उनके पिता ने सब कुछ संभाल रखा था, वैसे वो भी पूरे अपने गांव से लेकर सिवान के लोगों के लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे।